जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी वाले युद्ध के बाद में कोलेरी गांव में घायल सैनिकों का इलाज करवाया और जो आवरगढ़ है उस पर अधिकार कर लिया था। कोमलगढ़ को जीत लिया था और गोगुंदा को जीत लिया था। कोलेरी गांव में स्वयं का और घायल सैनिकों का इलाज करवाया। उनके दरबारी थे भामाशाह और ताराचंद, दोनों भाई थे। भामाशाह ने अपना संपूर्ण धन महाराणा प्रताप को दिया। महाराणा प्रताप को इतना धन दिया गया कि महाराणा प्रताप आने वाले 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक रख सकते थे, उनका खर्च वहन कर सकते थे। महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसमें उनके पुत्र अमर सिंह ने शेरिमा सुल्तान खां को घोड़े से ही चीर डाला था। शेरपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की। अब्दुल रहीम खान खाने के परिवार को और सैनिकों को बंदी बनाया गया, जिन्हें बाद में महाराणा प्रताप के कहने पर रिहा कर दिया गया। मालपुरा में विजय प्राप्त की। मालपुरा जो टोंक में है, वहां जालरा तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया गया। महाराणा प्रताप ने कुछ भूमि भी दान दी थी। जैसे वेणीदास था, उसके पुत्र को तो गोद ले लिया था महाराणा प्रताप ने। या अगर हम बात करें तो वेणीदास के पुत्र का लालन पालन महाराणा प्रताप के पास ही किया गया। सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर जागीर दी गई। महाराणा प्रताप के समय ही चाउंड में उनके चित्रकार नासिरुद्दीन ने चित्र बनाने शुरू किए। स्वतंत्र चित्रकला का जनक है चाउंड का, तो वो कौन है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो चाउंड में है, जिनकी धनुष की प्रत्यंचा के कारण मृत्यु हो गई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठते। कौन बैठते दोस्तों? अमर सिंह। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठ रहे हैं और चाउंड में ही राज्याभिषेक किया जाता है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का। दोस्तों, जब महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का चाउंड में राज्याभिषेक किया गया, उस दौरान अमर सिंह ने सोचा कि क्यों न यार कुछ सुधार किया जाए, जिससे आने वाले समय में मुगलों से संघर्ष हो, तो उस संघर्ष के दौरान कुछ आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो और कुछ सैन्य शक्ति भी प्राप्त हो। आज हम इस क्लास में महाराणा अमर सिंह पढ़ रहे हैं। महाराणा अमर सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक। महाराणा अमर सिंह, जिनका राज्याभिषेक चाउंड में किया गया। कहां किया गया दोस्तों? चाउंड में। महाराणा अमर सिंह, दोस्तों महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक चाउंड में किया गया। राज्याभिषेक कहां किया गया दोस्तों? राज्याभिषेक किया गया था चाउंड में। चाउंड ही राजधानी थी। चाउंड में राज्याभिषेक किया गया। महाराणा अमर सिंह जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने कुछ सुधार किए। सबसे पहले हम लेते हैं नगर सुधार। अमर सिंह ने सायरा गांव बसाया। कौन सा गांव बसाया दोस्तों? सायरा गांव। सायरा गांव बसाया। अमर सिंह ने सायरा गांव बसाया और सायरा गांव बसाने के साथ साथ किसानों को भी बसाया। किन्हें बसाया? किसानों को। जैसे साहड़ा गांव था, रामपुर है, इन सभी गांवों में किसानों को भी बसाया गया। अमर सिंह को लगा कि यार गांव बसाने के साथ साथ सैन्य सुधार करना भी जरूरी है। तो अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा अमर सिंह ने सैन्य सुधार किया। जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें सुधार किया। सैन्य व्यवस्था में सुधार करने वाले कौन है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र, जो चाउंड में गद्दी पर बैठे हुए हैं। सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। सैन्य व्यवस्था में सुधार।
सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। सुधार करने वाले कौन है? अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह जब गद्दी पर बैठते हैं तो उस दौरान महाराणा अमर सिंह के जो प्रमुख ठिकानेदार थे, सामंत थे, उनमें चूड़ावत और शक्तावत, जो चूड़ावत है जिन्हें हम चुंडावत भी कहते हैं, एक ही बात है, चूड़ावत कहो या चुंडावत कहो, जो चुंडावत और शक्तावत है, इनके बीच में आपस में युद्ध छिड़ गया। और युद्ध किस बात का है? कि जो है सेना का अग्रभाग, जिसे हम हरावल कहते हैं, उसे लेकर शक्तावत तो कह रहे कि भाई अब जो हरावल है वो हमारे पास रहेगा, वहीं दूसरी तरफ चूड़ावत कह रहे कि हरावल हमारे पास रहेगा। सेना का अग्रभाग, सेना का अग्रभाग जिसके पास रहेगा उनके लिए तो स्वाभिमान की बात रहेगी, क्योंकि सेना का अग्रभाग है। अगर युद्ध होगा तो सेना का अग्रभाग युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएगा और सबसे पहले युद्ध करते वीरगति प्राप्त होने का मौका मिलेगा। पहले के समय में सैनिकों का यही मानना था कि अगर युद्ध करते वीरगति को प्राप्त होते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो अगर जिंदा रहे और लंबे समय तक जीवित रहे, युद्धों में भी जा रहे, तो कायर कहलाएंगे। कोई ना कोई ये कह देगा कि यार तू जब तुम युद्ध में थे तो क्या तुम युद्ध करते हुए घायल ही नहीं हुए, या युद्ध करते हुए तुम मारे नहीं गए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पीछे ही पीछे खड़े थे। और एक स्वाभिमान की भी बात थी कि सेना का अग्रभाग मिलना, जिसे हम हरावल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरावल। सेना का जो पीछे का भाग है, पीछे का भाग, उसे कहा जाता है चंदावल। क्या कहा जाता है दोस्तों? चंदावल। अग्रभाग हरावल और पीछे का भाग चंदावल। चूड़ावत और शक्तावतों के बीच में अग्रभाग को लेकर, हरावल को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। इन्हें कुछ शक्तियां दी गई अमर सिंह के द्वारा, और इनके जो जागीरदार के पद थे वो भी दिए गए इन्हें, चूड़ावत और शक्तावतों को। और एक नया सेनापति नियुक्त किया गया, हरिदास झाला। किसे? हरिदास झाला। इस बार जो झाला है उन्हें एक अच्छा पद दिया जा रहा है, क्योंकि ये वही झाला है जिन्होंने महाराणा सांगा संग्राम सिंह के समय उसका राज तिलक धारण किया और महाराणा प्रताप के समय उसका राज तिलक धारण किया। किन्होंने किया था दोस्तों? झालाओं ने। सैन्य व्यवस्था में सुधार, चूड़ावत व शक्तावतों में, चूड़ावत व शक्तावतों में जागीरदार पद व शक्तियों का विभाजन किया। जागीरदार पद व शक्तियों का विभाजन किया। करने वाले कौन है? अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र। सेनापति नियुक्त किया सेना का हरिदास झाला को। किसे किया? हरिदास झाला को। ये वही झाला वंश है जिस झाला वंश ने महाराणा सांगा का खानवा के युद्ध में राज तिलक धारण किया, झाला सज्जा या झाला अज्जा। और हल्दी घाटी वाले युद्ध के दौरान दोस्तों, कौन से युद्ध के दौरान? हल्दी घाटी वाले युद्ध के दौरान दोस्तों, झाला बिद्दा या झाला मान ने महाराणा प्रताप का राज तिलक धारण किया था। और दोनों युद्धों में जिन्होंने राज तिलक धारण किया है, उन्होंने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त की। दोनों ही युद्ध करते हुए मारे गए थे। अब उन्हीं के वंशज को, हरिदास झाला को सेनापति नियुक्त किया जा रहा है अमर सिंह प्रथम के द्वारा। अमर सिंह प्रथम सूझबूझ से कार्य ले रहा है। वो ये चाह रहा है कि सभी को साथ लिया जाए। अगर किसी को अच्छा पद देना है तो उसे अच्छा पद दिया जाए जिन्होंने अच्छे कार्य किए हो या अच्छी भूमिका निभाई हो। अमर सिंह के द्वारा नगर बसाए जा रहे हैं। जैसे जैसे नगर बसाए गए तो किसान आकर रहने लगे।
किसानों को आश्वासन दिया गया कि आपकी रक्षा की जाएगी, आपकी फसल की रक्षा की जाएगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि मुगल आक्रमण करने के लिए आ जाए, नगर बसा दिए गए, किसान भी आ गए, लेकिन किसानों के द्वारा जो खेती की जा रही है उसे मुगलों के द्वारा उजाड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, आग लगा दिया जाए। मुगलों के द्वारा यह एक्टिविटी की जाती थी जब मुगल आक्रमण करने के लिए आते थे। इस कारण गांव के गांव खाली हो गए। जब महाराणा प्रताप स्वयं चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर चले गए थे, उदय सिंह जी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर गए थे, फिर महाराणा प्रताप वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनके अधिकार वाले सभी क्षेत्र निकल गए। लेकिन बाद में दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे सब अपने भूभाग जीत लिए थे, सिवाय चित्तौड़ और मांडलगढ़ के। क्या क्या नहीं जीत पाए? चित्तौड़ और मांडलगढ़ नहीं जीत पाए थे। लेकिन ये भूभाग जीत तो लिए गए दोस्तों, लेकिन इनमें अब किसान नहीं रह रहे थे। और जब तक किसान नहीं रहेंगे, गांव बसे हुए नहीं रहेंगे, तब तक खेतीबाड़ी नहीं होगी। अगर खेतीबाड़ी नहीं होगी तो राजा को इनकम नहीं होगी। राजा को इनकम कहां से हो रही थी? राजा को इनकम दो ही स्थिति में हो रही थी। पहली स्थिति तो यह थी कि किसानों के द्वारा कर देना, दूसरी व्यापारियों के द्वारा कर देना। अब जो व्यापारी है वो भी धीरे धीरे यहां से जाने लग गए और किसान भी जाने लगे। नगर के नगर खाली कर दिए गए। अमर सिंह ने नगर व्यवस्था में सुधार किया और नगर बसाए। एक सायरा गांव भी बसाया दोस्तों। कौन सा गांव बसाया? सायरा गांव। और जितने भी नगर गांव खाली हो चुके थे वहां सब किसानों को वापस लाया गया और उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आपकी रक्षा के लिए सैनिक व्यवस्था दी जाएगी। सैनिक व्यवस्था कब दी जाएगी? जब आपकी सैनिक व्यवस्था में सुधार हो, अच्छा सेनापति हो, कुशल योग्य सेनापति हो। लेकिन एक तरफ चुड़ावत और शक्तावत तो लड़ रहे हैं और सेना के अग्रभाग के लिए, हरावल के लिए उन्हें भी कुछ जागीरदारी पद दिए गए। और दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शक्तियां हैं उनका भी विभाजन किया गया। सेनापति है हरिदास झाला को बनाया गया। कुछ प्रमुख पद भी बनाए गए, जैसे पटवारी है, चौधरी है, पटेल है। ये पद भी किसके द्वारा बनाए गए थे? अमर सिंह प्रथम के द्वारा। अब अमर सिंह प्रथम गद्दी पर बैठ चुका है और सैन्य व्यवस्था में भी काफी सुधार कर लिया है। जब ये जानकारी अकबर को मिलती है तो अकबर कहता है कि कोई बात नहीं, गद्दी पर बैठ गए, अब बैठ गए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा समय मेवाड़ को ही दूं। अमर सिंह के समय रहते हुए मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने के लिए अकबर कुछ भी नहीं करते। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। फिर अकबर के बाद में गद्दी पर बैठता है उसका पुत्र जहांगीर। कौन बैठता है दोस्तों? जहांगीर। अब जहांगीर अमर सिंह के खिलाफ सैनिक अभियान भेज रहा है। 5 प्रमुख सैनिक अभियान है जो जहांगीर द्वारा भेजे गए। सबसे पहला भेजा गया 1605 में, फिर 1608 में, फिर 1609 में, फिर 1612 में, फिर 1613 में। एक बार वापस कह रहा हूं, ध्यान देना। पहला सैनिक अभियान भेजा गया था दोस्तों, पहला सैनिक अभियान है 1605 में, फिर 1608 में, फिर 1609 में। 2 सैनिक अभियान कंटिन्यू क्रम में, फिर वापस कंटिन्यू क्रम में 1612 और 1613। दोस्तों जो 1605 वाला सैनिक अभियान था इसमें शाहजहां परवेज आया था। कौन आया था? शाहजहां परवेज। और जफर आया था। कौन आया था? जफर। और आशफ खां आया था। कौन आया था दोस्तों? आशफ खां। आशफ खां, जफर, शाहजहां परवेज ये आए थे। कहा जाता है कि इस अभियान में तो सगर को ही भेजा था। सगर और कोई नहीं, महाराणा अमर सिंह का चाचा था। सगर कौन था दोस्तों? महाराणा अमर सिंह का चाचा। जहांगीर को लगा कि यार महाराणा अमर सिंह के चाचा को भेजा जाए और इसे महाराणा की उपाधि दे दी जाए। सगर को महाराणा की उपाधि भी दे दी गई। सगर कुछ समय के लिए गद्दी पर भी बैठा, चित्तौड़ वाली पर, लेकिन दरबारी मंत्री कोई उपस्थित नहीं हुए, न सामंत उपस्थित हो रहे। सगर को लगा कि यार ये तो भयंकर वाली बेइज्जती है। इतनी भयंकर बेइज्जती तो आज तक जिंदगी में नहीं हुई कहीं भी, कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूं। ना मेरे कोई मंत्री है, ना कोई दरबारी है, ना कोई प्रजा है, फिर मैं राजा किसका हूं? केवल गद्दी सिंहासन पर बैठने से राजा थोड़ी ना बन जाऊंगा। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, आपने देखी हो, बुढ़ा होगा तेरा बाप। उसमें वो जो मेन विलन होता है उसके सभी आदमियों को मार देता है अमिताभ बच्चन और फिर उसे कहता है कि ये ले तू बैठ जा इस गद्दी पर। उस दौरान वो मेन विलन ये भी कहता है
कि मैं ये जो गुंडे ये अलग अलग जगह से छांट कर लाएगा। अब जब तूने इन्हें मार ही दिया है तो फिर अब मैं कहाँ का गुंडा, अब मैं क्या हूं, ये जो गद्दी है ये मेरे किसी काम की नहीं है। वो स्थिति सगर की हो गई, क्योंकि सगर के दरबार में कोई भी उपस्थित नहीं हो रहे। उसे महाराणा की उपाधि भी दे दी गई, लेकिन सामंत, दरबारी, प्रजा कोई भी उपस्थित नहीं है। सगर ये गद्दी छोड़कर चला जाता है, और ये भी कहा जाता है कि उसने ये गद्दी अमर सिंह को दे दी थी। किसे? अमर सिंह को। जब अकबर को पता चला तो अकबर नाराज हुआ। उसने, सगर ने कहा कि भाई आपके नाराज होने से क्या काम चलेगा, मैं वहां गद्दी पर अकेला ही बैठा रहता था, दरबार लगाता था, दरबार में कोई उपस्थित नहीं होता था, तो फिर वो गद्दी क्या काम की थी मेरी। सगर ने भी थोड़ा सूझबूझ का निर्णय लिया। भाई उसे लगा कि यार बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है तो उन्हें भतीजे को गद्दी दे दी जाए। बाद में वापस आक्रमण होता है तो अमर सिंह यहाँ से वापस चला जाता है चावंड में। अमर सिंह अभी भी चावंड में ही है, चावंड ही इसकी राजधानी है। अब दोस्तों 1608 में महावत खां आया। कौन आया? महावत खां। महावत खां आता है, ये भी असफल रहता है। फिर आता है अब्दुल्ला खां। कौन आता है? अब्दुल्ला खां आता है, ये भी असफल रहता है। फिर 1612 में पंजाब का राजा आता है, पंजाब का राजा वासु तंवर। पंजाब में तंवर राजा है तो राजा वासु आता है, ये भी असफल रहता है। और 1613 में तो मिर्जा अजीज कोका आता है। कौन आता है? मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा जो है ये मुगलों की ही वंशज है, मुगलों की पारिवारिक है, तो मिर्जा अजीज कोका आता है, ये भी असफल रहता है। ये सब आते हैं दोस्तों, लेकिन सभी के सभी क्या है? असफल है। सभी के सभी क्या है दोस्तों? असफल। जहांगीर द्वारा अमर सिंह के विरुद्ध भेजे गए अभियान, सैनिक अभियान। 1605 ईस्वी में शाहजहां, परवेज आया, आशफ का आया, जफर बेग आया, सगर भी आया। सगर प्रताप का सॉरी अमर सिंह का चाचा है भाई, सगर अमर सिंह का चाचा। अमर सिंह का चाचा है सगर, लेकिन इसे भी कोई सफलता नहीं मिली। कुछ समय के लिए सगर गद्दी पर बैठा रहा, फिर इसे लगा यार गद्दी पर बैठकर बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है यहाँ से चलने निकल ले, और सगर यहाँ से वापस चला जाता है, अमर सिंह को गद्दी सौंप देता है। फिर दोस्तों 1608 ईस्वी में महावत खां आया, 1609 में अब्दुल्ला खां आया, 1612 ईस्वी में राजा वाशु आया, पंजाब का तो वह राजा, 1615 में मिर्जा अजीज कोका आया। 13 है रे ये, 12 सॉरी 15 नहीं भाई, 13 है, 13। मैंने पीछे 13 ही समझाया आपको। कंटिन्यू क्रम में एक है 1605 का, फिर 8 और 9 दो एक साथ है, फिर 1612 और 1613। ध्यान रखना दोस्तों, ये दो कंटिन्यू क्रम में निरंतर में, फिर ये कंटिन्यू क्रम में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट आगे लेते हैं। अब जहांगीर को लगा कि यार सफलता नहीं मिल रही है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम से कहा, खुर्रम जो शाहजहां है, कि खुर्रम मैं तुझे जिम्मेदारी देता हूं, मुझे नहीं पता तू श्याम दंड वेद क्या अपनाए, मैं ये चाहता हूं कि गोहिल वंश, राणा वंश, महाराणा वंश हमारे साथ संधि करें। जहांगीर स्वयं अपने पुत्र खुर्रम के साथ अजमेर आता है, और अजमेर में अकबर के किले में रुकता है, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। अब अजमेर के किले में स्वयं जहांगीर और पुत्र खुर्रम दोनों रुके हुए हैं। जहांगीर पुत्र खुर्रम सहित जहांगीर पुत्र खुर्रम सहित अजमेर आया। वह अकबर के किले में रुका। कहां रुका दोस्तों? अकबर के किले में रुका, अकबर के किले में रुका। खुर्रम ने कहा कि डैडी आप चिंता मत करो, अमर सिंह तो संधि करेगा,
चाहे मैं कुछ भी करूं। कहा आप चाहे कुछ भी करो। खुर्रम अपने सैनिकों के साथ, अपने कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ मेवाड़ आता है और वो पूछता है कि बताओ रे, तुमने इन्हें विवश करने के लिए क्या क्या किया। तब इन्हें कहा जाता है कि विवश करने के लिए क्या नहीं किया। बाबर ने सांगा से युद्ध किया, खानवा के युद्ध में हराया भी, उसके बाद सांगा की मृत्यु हो गई। यहां तक कि बाबर ने तो सांगा की रानी कर्मावती को अपनी पुत्री भी माना कि हो सकता हो आने वाले समय में यह अधीन हो जाए। फिर बाबर के बाद में गद्दी पर अकबर बैठा, हुमायूं बेटा, सॉरी, हुमायूं लड़खड़ाता रहा, हुमायूं को इतना समय नहीं मिला। उसके बाद में अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर ने येन कैन सब प्रयास किए। फिर अब आपके डैडी जहांगीर बेटे हैं, उन्होंने भी सब प्रयास किए। अरे कहा कि तुमने वो प्रयास नहीं किए जो प्रयास करने जरूरी थे। ये जो मेवाड़ है ये स्त्री की रक्षा करना पसंद कर, इनके लिए प्रजा ही सब कुछ है। तो कहा कि महाराज फिर क्या करे प्रजा के साथ। कहा कि प्रजा के साथ करना क्या है, प्रजा के साथ वो कार्य करो जो महाराणा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसा कौन सा कार्य करे। कहा कि किसानों की फसल है वो नष्ट कर दी जाए, जला दी जाए, किसानों पर अत्याचार किया जाए, और यहां पर जो भी महिलाएं, बच्चियां, बच्चे हाथ लगे उन सबको ले जाकर दिल्ली बेचना शुरू किया जाए। महाराणा क्या नहीं झुकेगा, इसकी आत्मा झुकेगी और संधि करनी पड़ेगी। तो फिर युद्ध, कहा कि युद्ध तो कर लिए ना, बाबर के समय से लेकर अभी तक युद्ध ही कर रहे हो आप, और किए क्या। अब बुद्धि से काम लो, अब युद्ध से नहीं। खुर्रम ने युद्ध पद्धति बंद कर दी और प्रजा को परेशान करना शुरू कर दिया गया। किसी भी किसान की अच्छी फसल है, खड़ी फसल दिखाई दे रही है, तो उस फसल को नष्ट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, किसानों के बच्चों को उठाया जा रहा है और दिल्ली ले जाकर बेचा जा रहा है। जब इस संपूर्ण स्थिति का ज्ञान अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह को हुआ सामंतों के द्वारा, तो उसने सामंतों को कहा कि अब आप बताओ क्या करें। सामंतों ने इस पूरी बात जाकर कर्ण सिंह को बताई। तब सामंतों ने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगर युद्ध होता तो हम युद्ध कर लेते, लेकिन अब तो युद्ध वाली स्थिति नहीं रही। जो एक लास्ट स्टेज थी कि इस स्टेज तक, इस स्तर तक मुगल गिर सकते हैं, वहां तक गिर चुके। अब ये यहां से बच्चियों को ले जाकर, महिलाओं को ले जाकर दिल्ली बेचने लग गए हैं। अगर ये युद्ध करे तो हम युद्ध भी कर लेते हैं, अब इसका क्या करें, कितनी बच्चियों को, स्त्रियों को बचाएं। ये तो जहां जाए, जहां भी इन्हें स्त्री, बच्चे मिलते हैं, उन्हें ले जाकर दिल्ली में बेच रहे। कर्ण सिंह ने कहा कि फिर अब कर क्या सकते हैं। कहा करना कुछ नहीं, अब संधि की जाएगी इनके साथ। कर्ण सिंह ने कहा और कोई ऑप्शन नहीं है। कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ठीक है, आप एक काम करो, पिताजी से बात करो। सामंत सरदारों ने कहा कि अगर हमारी हिम्मत होती बात करने की तो हम दरबार लगा हुआ था, उस दौरान ही कह देते अमर सिंह जी को। तो आप क्या चाहते हो, ये संपूर्ण बात मैं कहूं पिताजी को। कहा कि हाँ आप ही कह सकते। कर्ण सिंह कैसे न कैसे हिम्मत जुटाकर अमर सिंह के सामने उपस्थित होता है, लेकिन अमर सिंह को यह बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही। अमर सिंह ने पूछा कि कर्ण सिंह से कि क्या हुआ, तुम किसी काम के लिए आए हो क्या, काफी देर से आप खामोश खड़े हो। कर्ण सिंह ने कहा कि हाँ पिताजी मैं आया तो हूं, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो खुर्रम है, जहांगीर का बेटा, वो किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर रहा है, जला रहा है, और यहां तक कि उसने जो भी छोटे बच्चे, बच्चियां, महिलाएं हैं, उन सभी को उठाकर दिल्ली बेचना शुरू कर दिया। अमर सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए, युद्ध किया जाए, मैं स्वयं युद्ध में चलूंगा, और कर्ण सिंह तुम भी चलो। कर्ण सिंह ने कहा कि डैडी कहां कहां युद्ध करेंगे, पूरे मेवाड़ में यही स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। कोई एक जगह हो तो कुंभलगढ़ देख लो, मांडलगढ़ देख लो, भीलवाड़ा देख लो, शाहपुरा वाला जो परगना है जिसे हम फूलगना परगना कहते हैं, वहां देख लो, कहां कहां युद्ध करेंगे, कोई एक जगह हो तो। अमर सिंह ने कहा फिर कहना क्या चाहते हो। कहा कि पिताजी मेरा तो यही कहना है कि अब संधि कर ली जाए। अमर सिंह ने कहा मैं संधि आज करूं ना कल करूं। कर्ण सिंह ने कहा कि अगर आप संधि नहीं करोगे, आपकी जिद रहेगी,
तो आपकी ये मानो इसी जिद के कारण ये जो छोटी बच्चियां, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये बाजार में ऐसे ही बिकती रहेगी, क्योंकि खुर्रम के सैनिक युद्ध नहीं कर रहे हैं और वो बुद्धि से काम ले रहे हैं। अमर सिंह ने समय मांगा और अमर सिंह को भी पता चला कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है संधि करने का। अमर सिंह ने कहा कि भाई ठीक है संधि कर लो, लेकिन संधि मैं नहीं करूंगा, संधि तुम्हें ही करनी पड़ेगी। खुर्रम को जब ये बात पता चली तो खुर्रम ने जहांगीर से कहा कि डैडी, अगर मेवाड़ वाले संधि करें और राजा संधि न करके राजकुमार संधि करे तो? जहांगीर ने कहा चाहे कोई करे, अपने तो संधि होनी चाहिए। जहांगीर खुश हो गया, बोला वेरी गुड खुर्रम, बेटा हो तो तेरा जैसा हो, अगला राजा तो तू ही बनेगा, गद्दी पर तू ही बैठेगा। खुर्रम के प्रयासों से, खुर्रम की बुद्धि के कारण मेवाड़ झुक चुका है संधि करने के लिए। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को संधि कर ली जाती है। कब संधि कर ली जाती है दोस्तों? 5 फरवरी 1615 को। मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि कब की गई दोस्तों? 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। चलो देखते हैं संधि के दौरान क्या डिसीजन लिया जा रहा है, कौन कौन है संधि करने वाले। संधि करने के लिए स्वयं अमर सिंह नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? अमर सिंह। तो अमर सिंह का पुत्र आएगा। अमर सिंह का पुत्र कौन है? कर्ण सिंह। तो अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह संधि कर रहा है। जहांगीर से की जा रही है। किससे की जा रही है? जहांगीर से। तो जहांगीर नहीं आएगा। फिर जहांगीर का पुत्र कौन आ रहा है? खुर्रम। कौन आया? खुर्रम। संधि करने के लिए कर्ण सिंह के द्वारा 2 प्रमुख व्यक्ति भेजे गए। एक तो सेनापति हरिदास झाला। कौन है दोस्तों? हरिदास झाला, वही हरिदास झाला जो सेनापति है इनके। और एक शुभकर्ण पवार। कौन है? शुभकर्ण पवार। एक शुभकर्ण पवार है। खुर्रम ने भी अपने 2 व्यक्तियों को भेजा, कहा कि जैसे मेवाड़ संधि करना चाहता है मैं तो वैसे संधि करने के लिए तैयार हूं। और इसने प्रमुख 2 व्यक्तियों को भेजा, मुल्ला सकुल्ला सिराजी। एक तो कौन है? मुल्ला सकुल्ला, मुल्ला सकुल्ला सिराजी, मुल्ला सकुल्ला सिराजी। और दोस्तों एक दूसरा है, वह है सुंदरदास। कौन है दोस्तों? सुंदरदास। एक सुंदरदास आता है संधि करने के लिए, दोबारा संधि करने के लिए। देखो अमर सिंह की तरफ से कर्ण सिंह को भेजा गया, जहांगीर की तरफ से खुर्रम आया। कर्ण सिंह ने हरिदास झाला और शुभकर्ण को भेजा, और खुर्रम की तरफ से मुल्ला सकुल्ला सिराजी और सुंदरदास आए। संधि की गई। संधि के तहत कुछ शर्तें थी। संधि की शर्तें, संधि की शर्तें हैं, और शर्तों में यह था कि मेवाड़ महाराणा कभी भी मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होगा। जो मेवाड़ के महाराणा है वो कभी भी मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि अमर सिंह नहीं जाना चाहता था, वो संधि करने के लिए भी तैयार नहीं था। संधि तो कर्ण सिंह के प्रयासों के कारण की गई। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा मुगल सेवा में, मेवाड़ महाराणा मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ महाराणा मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होगा। और क्या कहा गया? यह भी निर्णय लिया गया कि ठीक है मेवाड़ महाराणा तो नहीं आएगा, लेकिन राजकुमार तो आएगा। मेवाड़ राजकुमार, मेवाड़ राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होगा। लो भाई, कौन उपस्थित होगा? मेवाड़ राजकुमार। फिर दोस्तों एक निर्णय और लिया गया कि 1000 घुड़सवार सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी मुगलों को। कितनी? 1000 घुड़सवार से सहायता मुगलों को
1000 घुड़सवार सैनिक सहायता दी जाएगी। मेवाड़ वाले तैयार हो गए भी, ठीक है 1000 घुड़सवार सैनिक सहायता दे देंगे। मेवाड़ वालों ने कहा कि भाई जो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ है वो अब हमें लौटा दिया जाए। मुगलों ने कहा कि ठीक है आपको चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ दे दिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ वह मांडलगढ़ वापस दिए गए। मुगलों ने कहा और सब तो ठीक है लेकिन आप चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत नहीं करवा सकते, जिस स्थिति में चित्तौड़ उसी स्थिति में रहे। मेवाड़ वालों ने कहा ठीक है जिस स्थिति में उसी, क्योंकि मुगलों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इन फ्यूचर वापस चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे बंद करके अंदर ही बैठ जाए और फिर युद्ध करना पड़े। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। आगे भी ठीक है हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। ये संधि की शर्तें हैं दोस्तों कुछ जिनके तहत संधि की गई। क्या क्या शर्तें ध्यान देना दोस्तों। मेवाड़ महाराणा मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होगा तो फिर उपस्थित कौन होगा? मेवाड़ महाराणा का राजकुमार। मेवाड़ महाराणा राजकुमार मुगल सेवा में उपस्थित होगा और 1000 घुड़सवार सैनिक सहायता दी जाएगी। जब कभी भी मुगलों को लगे कि अब हमें 1000 घुड़सवार सैनिकों की जरूरत है तो मेवाड़ वाले उपलब्ध करवाएंगे। मेवाड़ को चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ वापस दे दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त यह है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। संधि के तहत सब कुछ सही चला और जो मेवाड़ महाराणा का पुत्र कर्ण सिंह ये मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। जब मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तो जहांगीर इतना खुश हुआ कि जहांगीर कहीं भी जाता अपने साथ रखता। किसको? कर्ण सिंह को। सैनिक अभियान पर जा रहा है साथ रख रहा है, आखेट के लिए जा रहा है, शिकार के लिए जा रहा है तो भी कर्ण सिंह को साथ रख रहा है। इस समय सर टॉमस रो आया हुआ था दरबार में। जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी आया सर टॉमस रो। जब सर टॉमस रो ने ये सब कुछ देखा तो सर टॉमस रो ने कहा कि यार क्या अच्छी बात है, जोड़ी हो तो ऐसी हो। तब किसी ने कहा कि देखो नई नई संधि हुई है और जो मेवाड़ वाले हैं इन्हें ये खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेवाड़ वाले कुछ गिफ्ट भी लाते हैं तो ये उससे 5 गुना गिफ्ट देते हैं। अगर मेवाड़ वालों ने 1 घोड़ा दिया है तो इन्होंने वापस 5 घोड़े दिए उपहार में। तो इस दौरान वापस सर टॉमस रो ने कहा क्या बात है इतनी गहरी दोस्ती, तो ये दोस्ती पहले क्यों नहीं? तो उसने कहा कि महाराज ये दोस्ती भी इन्होंने मजबूरी में की है। जब इनके मेवाड़ की प्रजा को परेशान किया गया, स्त्री बच्चों को बाजार में दिल्ली वालों में बेचा गया, तब सर टॉमस ने कहा कि फिर ये जो संधि की गई है ये ताकत के कारण नहीं की गई, ये बुद्धि के कारण की गई है। सर थॉमस रो, सर थॉमस या टॉमस रो संधि बुद्धि से की गई न कि ताकत से। संधि की जानकारी भी प्राप्त होती है। संधि की जानकारी जहांगीर के द्वारा पुष्कर में महल बनवाए गए, उन पुष्कर के महलों में अभिलेख लगा हुआ है, वहां से जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद उस अभिलेख में संधि के बारे में जानकारी दी गई है। पुष्कर के महलों के अभिलेख से पुष्कर में महल बनवाए
किसने बनवाए? जहांगीर ने। पुष्कर में जब इसने महल बनवाए उसी दौरान तो इसने वराह मंदिर को तुड़वा दिया था, और जो वराह मूर्ति थी भगवान विष्णु की उसे आना सागर झील में फिकवा दिया था। जहांगीर पुष्कर के महलों का निर्माण करवा रहा था, उसी दौरान इसने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था आना सागर झील के किनारे। वहीं इसकी सासू मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाया था गुलाब से। किससे बनाया था दोस्तों? गुलाब से क्या बनाया? इत्र बनाया। इस संधि से अमर सिंह बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो नौचौकी पाल जाकर रहने लगे। कहा? नौचौकी पाल। वर्तमान समय में नौचौकी पाल राजसमंद झील के किनारे। राजा पड़ेंगे में एक राज सिंह, उस राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। वहां नौचौकी पाल है, वहीं जाकर रहने लगे। कौन? अमर सिंह। वहीं इनकी मृत्यु हो गई। संधि से दुखी होकर अमर सिंह नौचौकी पाल। दोस्तों नौचौकी पाल कहाँ है? नौचौकी पाल राजसमंद झील के किनारे। कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील के किनारे। संधि से दुखी होकर अमर सिंह नौचौकी पाल के किनारे रहने लगे। कहां रहने लगे? नौचौकी पाल के किनारे। अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। दुखी रहने के कारण, संधि के कारण अमर सिंह की मृत्यु। अमर सिंह का दाह संस्कार आहाड़ में किया गया। दाह संस्कार कहां किया गया दोस्तों? आहाड़, उदयपुर। आहाड़ उदयपुर किया गया। कहां किया गया दोस्तों? आहाड़ उदयपुर। यह जो आहाड़ उदयपुर है, यह मेवाड़ महाराणाओं का शमशान स्थल है। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान स्थल। सभी को यही, या बात करें सभी का दाह संस्कार यही किया गया, मेवाड़ महाराणाओं का। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान स्थल। जो इनकी रानियां थी वो इनके साथ यही सती होती थी। जितने भी मेवाड़ महाराणा है उन सभी का ये शमशान स्थल है। तो मेवाड़ महाराणा के साथ में उनकी रानियां सती होती थी। जब वो सती होती थी तो इस कारण इस स्थल को कहा गया महासतिया। क्या कहा गया? महासतिया। इसे हम महासतिया भी कहते हैं। सबसे ज्यादा रानियां यही सती हुई है, इस कारण इसे क्या कहा गया? महासतिया। एक बार वापस ध्यान देना। अमर सिंह प्रथम 1597 से लेकर 1620 तक इसका राजपाट रहा। राज्याभिषेक 54 में हुआ। अमर सिंह ने सायरा गांव बसाया। कौन सा गांव बसाया दोस्तों? सायरा गांव। सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। चूड़ावत व सत्तावतों में जागीरदार पद व शक्तियों का विभाजन किया। सेनापति हरिदास झाला को बनाया। जहांगीर द्वारा अमर सिंह के विरुद्ध भेजे गए अभियान 1605 में शाहजहां, परवेज, आशफ खां व जफर बेग और चाचा सगर अमर सिंह का चाचा था। 1608 में माहवत खां या 1609 में अब्दुल्ला खां या 1612 में राजा बाशु आया जो पंजाब का तंवर राजा था, और 1613 में मिर्जा अजीज को खाया। जहांगीर का पुत्र था खुर्रम। जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम सहित अजमेर पहुंचा। अजमेर में अकबर के किले में रुके और इन्होंने प्रजा को परेशान करना शुरू किया। छोटे बच्चे थे, उन्हें दिल्ली ले जाकर बेचा जाने लगा, महिलाओं को उठाया जाने लगा। इस कारण संधि की गई 5 फरवरी 1615 को।
संधि अमर सिंह की तरफ से कर्ण सिंह कर रहा है, जहांगीर की तरफ से खुर्रम कर रहा है। संधि का प्रस्ताव रखने वाले कौन है? हरिदास झाला, शुभकरण पंवार। खुर्रम की तरफ से मुल्ला सकुला सिराजी और सुंदरदास। संधि की शर्तें थी, मेवाड़ महाराणा मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होगा तो फिर कौन होगा? राजकुमार। भाई अगर मेवाड़ महाराणा उपस्थित नहीं होगा तो फिर उपस्थित कौन होगा? तो कहा गया कि भाई जो राजकुमार है वो उपस्थित होगा। मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिक सहायता दी जाएगी और मुगलों के द्वारा जो चित्तौड़ और मांडलगढ़ है वो वापस लौटा दिए जाएंगे। चित्तौड़ और मांडलगढ़ लौटा दिए गए। मुगलों ने भी शर्त रखी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कभी भी मरम्मत नहीं करवाई जाए। सर टॉमस रो या थॉमस रो ने संधि बुद्धि से की गई, न की ताकत से, ये कहा। संधि की जानकारी हमें और प्राप्त होती है पुष्कर के महलों के अभिलेख से। पुष्कर के महल जहांगीर ने बनवाए थे। उस दौरान उसने आदिवराह मंदिर की जो मूर्ति थी भगवान विष्णु की, जो आद्य सुअर के रूप में थी, उस मूर्ति को उसने आना सागर झील में फिकवा दिया था। संधि से दुखी होकर अमर सिंह नौचौकी पाल रहने लगे राजसमंद झील के किनारे। अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार आहाड़ उदयपुर में किया गया। दोस्तों जो आहाड़ वाला स्थल है, स्थान है, इसे ही महासतिया कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी राणा महाराणा है उन सभी का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार यही किया जाएगा। तो उनकी रानियां उनके साथ सती हो रही थी, इस कारण सर्वाधिक रानियों के सती होने के कारण इस स्थल को कहा गया महासतिया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह के बारे में। कर्ण सिंह राजा रहे थे 1620 से लेकर 1628 तक। 1620 से लेकर 1628 ईस्वी तक संधि की गई, मुगल संधि। तो उस दौरान संधि में यही कहा गया था कि राजकुमार मुगल सेवा में उपस्थित होगा। और राजकुमार कौन सा उपस्थित हुआ? स्वयं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के और खुर्रम से अच्छे व्यवहार हो गए जहांगीर के साथ संधि के कारण, तो स्वयं कर्ण सिंह गया मुगल सेवा में। मेवाड़ का प्रथम राजकुमार, राजकुमार था उस समय, राजा नहीं था। संधि के तहत ये निर्णय लिया गया था भाई राजकुमार उपलब्ध होगा। मेवाड़ का प्रथम राजकुमार, मेवाड़ का प्रथम राजकुमार, मेवाड़ का प्रथम राजकुमार जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। कौन है दोस्तों? वह है आपके कर्ण सिंह। मेवाड़ का प्रथम राजकुमार जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। 5000 मनसब दिए गए इसे। कितने मनसब दिए गए? 5000 मनसब। मनसब का मतलब होता है सैनिक आप अपने साथ रख सकते हो। कर्ण सिंह अपने साथ मैक्सिमम कितने सैनिक रख सकता है? 5000, इससे ज्यादा नहीं। भाई आपको अगर कल 50,000 मनसबदारी दे दी जाए और आप दिल्ली आए हुए हो 50,000 सैनिकों के साथ, और रातों रात ही आप दिल्ली को घेर लो और आप कहो कि अब दिल्ली हमारी है। मनसबदारी का मतलब यही है कि आप अपने साथ कितने सैनिक रख सकते हो। अगर ज्यादा सैनिक दे दिए जाए और आप कल ही अटैक कर दो तो मनसबदारी व्यवस्था। कर्ण सिंह ने इसके निर्माण पढ़ते, निर्माण। दिलकुश महल का, एक तो दिलकुश महल का निर्माण करवाया और एक कर्ण विलास। किसका? कर्ण विलास का। जगमंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। मृत्यु हो जाती है कर्ण सिंह की जब जगमंदिर निर्माण चल रहा होता है। जगमंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। किसने करवाया? कर्ण सिंह ने। पिचोला झील के किनारे। कहां पर दोस्तों? पिचोला झील के किनारे। पिचोला झील के किनारे, वही पिचोला झील जिसका निर्माण महाराणा लाखा के काल में पिच्चू या छित्र नामक बंजारे ने करवाया था, जिसके बैल की मृत्यु हो गई थी, उसी बैल की याद में।
कर्ण सिंह मेवाड़ का प्रथम राजकुमार जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, 5000 मनसब दिए गए इसे। इसके द्वारा निर्माण करवाया गया दिलकुश महल का, कर्णविलास का, जग मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसका करवाया गया दोस्तों? जग मंदिर का निर्माण करवाया गया पिछोला झील के किनारे। दोस्तों आज अपनी क्लास कंप्लीट, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। चलते हैं अभी।